हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलजीत ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर का डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर का डिस्कशन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि वह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई समय को गवाए हुए। चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। जैसा कि हम लोग लघुत्तरीय में पढ़े थे कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, तो हिंद चीन का अर्थ उस क्षेत्र से है जहाँ के कुछ भाग में चीन के सांस्कृतिक प्रभाव था और कुछ भाग में हिंद का सांस्कृतिक प्रभाव था। तो ऐसे क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता था। और राष्ट्रवाद हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम की भावना है या प्यार की भावना है, जो अपने देश के विकास के बारे में सोचे, अपने देश के प्रगति के बारे में सोचे, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था। तो इसका आंसर है कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन उपनिवेश स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, मतलब कि बाकी देशों से कंपटीशन करना। फ्रांस को भारत एवं चीन में स्थित डच एवं ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां से वे दोनों जगह को संभाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है कच्चे माल की आपूर्ति। तो उद्योग के लिए कच्चे मालों के होना बहुत ही आवश्यक है। तो वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था तथा उसके चीन से सटे राज्य में खनिज संसाधन जैसे कि कोयला, टीन, जस्ता आदि उपलब्ध था। इसका उपयोग फ्रांसीसी अपने उद्योग में करना चाहते थे। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तीसरा है वो सभ्य लोगों को सभ्य बनाना। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन में यूरोपीय सभ्यता का प्रचार प्रसार कर वहाँ के लोगों को सभ्य बनाना था, अर्थात वहाँ के लोगों को रोजगार देना था ताकि वह कुछ काम करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि माई ली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए आंसर को देखते हैं। दक्षिणी वियतनाम में माई ली नामक गांव था, जहां के लोगों पर वियतकांग समर्थक होने के शक को लेकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार दिया। इस पंक्ति का अर्थ है कि दक्षिणी वियतनाम में माई ली नामक एक गांव था। अमेरिकी सैनिक को लगा कि ये माई ली गांव वाले लोग वियतकांग का साथ दे रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं। तो यही शक के कारण से पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार दिया तथा औरतें एवं लड़कियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को पूरे विश्व के सामने उजागर किया। इस बूढ़े व्यक्ति ने इस घटना के बारे में बताया। तो आई होप भी समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रभाव को देखते हैं। तो कहता है कि माई ली गांव की घटना या जिसका प्रभाव यह हुआ कि पूरे विश्व में अमेरिकी सेना हो जाएगा, गलती हो गया, अमेरिकी सेना की आलोचना होने लगी। अन्य देशों को कौन कहे, स्वयं अमेरिका में अमेरिकी सैनिकों की थू थू होने लगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की काफ़ी बदनामी हुई। तो इस घटना से हर जगह अमेरिका सेना की बुराई होने लगी। राष्ट्रपति निक्सन का भी काफ़ी बदनामी होने लगा। इसी बदनामी से बचने के लिए राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री योजना की घोषणा की। तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया, जिसके कारण राष्ट्रपति निक्सन ने शांति स्थापित करने के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की, जो इस प्रकार था। पहला था कि हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर यथा अपने स्थान पर टिकी रहे। पहला उसमें नियम था कि हिंद चीन के जितने भी सेना है सभी युद्ध को बंद करे और अपने अपने स्थान पर टिकी रहे। दूसरा, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा, इस दौरान कोई भी देश शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा है कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। और पाँचवा है कि युद्ध विराम का लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। मतलब समूचे हिंद चीन में जहाँ भी क्रांति हो रही है वह क्रांति बंद होना चाहिए, जहाँ भी लड़ाइयाँ हो रही है वो लड़ाई बंद होना चाहिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो हिंद चीन में शांति के संबंध में राष्ट्रपति निक्सन की 5 सूत्री योजना निम्नलिखित थी। पहला कहता था कि हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर अपने अपने स्थान पर टिकी रहे, कोई भी क्रांति न करे, कोई भी युद्ध न करे। दूसरा, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा, इस दौरान कोई भी देश शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। और चौथा बोला गया कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। और पाँचवा, युद्ध विराम का लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए, जहाँ भी युद्ध हो रहा है वह युद्ध बंद हो और सभी लोग शांति से रहे। आई होप क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं और इसका प्रभाव बढ़ गया, प्रभाव देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का प्रभाव है कि निक्सन के इस शांति प्रस्ताव को वो स्वीकार कर दिया। इसके मतलब शांति प्रस्ताव को नहीं माना गया तो अमेरिकी सेना ने पुनः बमबारी शुरू कर दी। तो 24 अक्टूबर 1972 को वियतकॉन्ग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। लेकिन दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। मतलब पुनः समझौता करने के लिए आग्रह किया, पुनः बातचीत करने के लिए आग्रह किया। लेकिन वियतकॉन्ग ने या दक्षिणी वियतनाम के बात को स्वीकार कर दिया, माना नहीं। तो वार्ता बंद होने के बाद अमेरिकी सेना ने उत्तरी वियतनाम पर हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी ज़्यादा बम गिराया, जिससे पूरा वियतनाम ध्वस्त हो गया। लेकिन वियतनामी डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते की मुख्य बात यह थी कि युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को आर्थिक सहायता देगा, अर्थात ध्वस्त जो हुए हैं उसका भरपाई करेगा। इस प्रकार से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया। 30 अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। क्वेश्चन से स्पष्ट होता है, क्वेश्चन में यह कह रहा है कि फ्रांसीसी ने शोषण के साथ साथ कुछ सकारात्मक कार्य भी किए हैं, उसका वर्णन करना है।
तो फ्रांसीसी ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाह से शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण आरंभ किया। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि फ्रांस ने शुरुआती दौर में व्यापारों का शोषण किया, बंदरगाह का शोषण किया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे किसानों का शोषण करना आरंभ किया। उन्होंने हिंद चीन में शोषण तो किया ही, लेकिन कुछ सकारात्मक काम भी किया। उन्होंने सर्वप्रथम कृषि उपज बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। उन्होंने नहरों का विकास किया, नहरों का निर्माण किया ताकि सिंचाई की सुविधा बढ़े। जंगल क्षेत्र, निम्न भूमि जहाँ सालों भर पानी भरा रहता था और ज़मीन दलदली हो गई थी, उसको खेती के योग्य बनाया। परिणाम स्वरूप 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश बन गया। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफ अनुबंध व्यवस्था थी, लेकिन उपज बढ़ाने से देश में खुशहाली भी बढ़ी। पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में कुछ काम किया। परंपरागत स्थानीय भाषा के साथ चीनी भाषा की शिक्षा भी दी जा रही थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि फ्रांस ने शोषण के साथ साथ कुछ बढ़िया भी काम किया। उन्होंने कृषि की ओर ध्यान दिया, कृषि में सहायता किया, शिक्षा के क्षेत्र में सहायता किया। जो बेरोजगार लोग थे उसे रोजगार दिया गया, नए नए उद्योग का निर्माण किया गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहियों का सामना करना पड़ता था। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। फान बोई चाऊ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना, जापान द्वारा रूस को हराना, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं फा चू त्रिन के विचार, सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन आदि हिंद चीन के प्रेरणा स्रोत बन गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन सभी ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। प्रथम विश्व युद्ध में इन प्रदेशों से 1000 लोगों को सेना में भर्ती किया गया तथा युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा गया। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन के बहुत सारे लोगों को लेकर जाकर सेना में भर्ती किया गया और इन सभी सैनिकों को युद्ध में आगे की पंक्ति में रखा जाता था, जिनमें से जिसे मरने वालों में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। सबसे ज़्यादा हिंद चीन सैनिकों की मृत्यु हुई। इन सब बातों का प्रभाव हिंद चीन लोगों पर पड़ा। 1930 में मंडी में चावल, रबर आदि के दाम गिर गए, जिसके कारण बेरोजगारी भी बढ़ गई। तो बेरोजगारी भी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। जनता की हालत दयनीय होती जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवाद आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। तो 1930 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था 1930 में। तो फ्रांसीसी सरकार का रुख काफ़ी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस प्रकार की स्थिति में हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। अर्थात इन सभी कारणों से हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ।
तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोगों से सिर्फ एक विनती है कि प्लीज़ चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, ताकि हम लोग लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं, आपका लाइव डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप हमें अन्य जगह पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमने फेसबुक का लिंक दे दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप इस पर क्लिक करके फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कमलजीत ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाएगा। आप लोग प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर मोबाइल नंबर डालकर उसमें लॉगिन कर लीजिएगा। तो आप जितने भी क्लास लिए हैं उन सभी का PDF टेलीग्राम पर डाल चुके हैं, आप लोग जाकर डाउनलोड करके कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक आप लोग को जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए मन लगाकर। चलिए जय हिंद जय भारत।